जम्मू कश्मीर असेंबली की तहलील के एक दिन बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज अपने फैसले को हक पर जानिब करार दिया है। गवर्नर ने राजभवन जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि अरकान असेंबली को मिलिटेंटों की धमकियां मिल रही थीं और यहां तक कि हुकूमत की तश्कील के लिए हिदायतें जारी की जा रही थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि गुज़िश्ता 8-10 दिन से इंटेलिजेंस एजेंसी समेत मुख्तलिफ गोशों से उन्हें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी कि हुकूमत साजी के लिए माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि रियासत के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन्होंने आईन की मुख्तलिफ दफात की रोशनी में इस बात का फैसला किया है। गवर्नर ने इल्जाम लगाया कि रियासत में जारिया पंचायती इंतखाबात में खलल पैदा करने के लिए कई ताकतें मुत्तहिद हो रही थीं। गवर्नर ने पीडीपी और एनसी की जानिब से असेंबली की तहलील को जमहूरियत के कत्ल से ताबीर करने का हवाला देते हुए ये इल्जाम लगाया। गवर्नर ने कहा कि दोनों पार्टियां काफी अरसे से असेंबली तहलील करने की मांग कर रही थीं और इस फैसले से उन्हें खुश होना चाहिए। कि मैं जब स्टेट में आया था तो आपने मेरे बयानात देखे होंगे, मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं कोई भी किसी भी पक्ष की अंडरहैंड या डिफेक्शन करा के या डरा के बनाई गई सरकार को अनुमति नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि चुनाव हो और चुनी हुई सरकार यहाँ चले। मैं अदालत में भी यही चाहता था कि अदालत में भी हम जो पक्ष लें, हमको कोई अधिकार नहीं है चुनी हुई सरकार ले। लेकिन मुझे 15-20 दिन से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस को डराया जाना, धमकी दिया जाना और बहुत तरह के अंडरहैंड काम चल रहे थे। और उसमें जो लोग ये आज कह रहे हैं, महबूबा जी ने खुद मुझे एक हफ्ता पहले फ़ोन करके कहा कि मेरे एमएलएस को एनआईए के डर से डराया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर रुपए का लालच दिया जा रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। अब मैं किसी को भी मौका देता और उसको जो टाइम देता उसमें और बड़े पैमाने पे बहुत गंदगी होती, बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होती और जो यहाँ का पूरा पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो जाता जो दूसरी स्टेट्स में जिस तरह का होता है। इसलिए मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक नंबर 2, स्टेट में इस वक्त पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हैं। 4 चक्र के चुनाव में ईश्वर की कृपा और लोगों के सहयोग से एक चिड़िया की भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसके बाद जो 2 दिन का ये चुनाव हुआ, इसमें भी कोई पोल रिलेटेड वायलेंस नहीं हुई है और हम एक तरह से डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे ले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे लोग शिरकत कर रहे हैं और ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है स्टेट के। तो इस वक्त ये जो अटेम्प्ट है, ये उन फोर्सेस का अटेम्प्ट है जो चुनाव नहीं चाहते थे, जो चुनाव बायकॉट कर रहे थे, चुनाव को चाहते नहीं थे और हो सकता है वो चुनावों को रद्द कर देते या ना होने देते। गवर्नर ने कहा कि रियासत में सलामती सूरत हाल में सुधार आ रहा है और वो नहीं चाहते थे कि यहां पर हालात फिर से गैर मुस्तहकम हों। फोर्सेज अपनी जान की बाजी लगा के पूरी रात हमारा एसपी जगता है, डीआईजी जगता है, सारी रात ये लोग घूमते हैं और सारी फोर्सेज में कोऑर्डिनेशन है। इन्होंने आज ये स्थिति कर दी है कि पिछले 50 दिन में 1 या 2 नया आदमी इनमें शरीक हुआ है टेररिस्ट में। पत्थरबाजी कम हुई, कम क्या ऑलमोस्ट ओवर हो गई है और बहुत बहादुरी के साथ फोर्सेज लड़ रही हैं। 50 से ज़्यादा बल्कि 60 के करीब टेररिस्ट गन डाउन हुए हैं। इस सिचुएशन को ऑल्टर कर देते हैं हम अगर एक अस्थिर सरकार देते हैं। इसमें से जो निकलना था वो एक अपॉर्चुनिस्ट सरकार निकलती। तीसरे दिन उनके झगड़े होते, बहुत सारी खराबियां होती। तो ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्टेट का इंटरेस्ट है, उसमें मैंने ये एक्ट किया है और मेरी विजडम में यही था और मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। दूसरा पक्ष भी अपनी मेजोरिटी बता रहा था, ये भी बता रहे थे। कोई मेरे पास आया नहीं, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, किसी ने कोई लिस्ट नहीं दी, किसी ने कोई एमएलएस की परेड नहीं कराई। इनके पास तो 5 महीने से ज़्यादा था, अभी तो आधा ही महीना मेरे पास रह गया है। तो उस 5 महीने से अचानक इनको ये बात उठी, इसमें इन्होंने क्यों नहीं कोई अटेम्प्ट किया अगर तुम्हें बहुत यूनिटी थी। कोई नहीं आया, दूसरे पक्ष से भी नहीं आया और मैंने ना दूसरे पक्ष के दावे को एंटरटेन किया ना इनके को किया। और जो मैं ठीक समझता था स्टेट के लिए वो स्टेप मैंने लिया और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मैंने ये काम जम्मू कश्मीर के संविधान में जो व्यवस्था है उसके तहत किया है।
उधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने असेंबली तहलील करने के फैसले का दिफा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के बाइकॉट और फिर हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद सरहद पार से मिली हिदायत के मुताबिक किया गया। ताहम इस बयान पर तनाजा खड़ा होने के बाद राम माधव ने कहा कि वो अपना बयान वापस ले रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मुखातिब होते हुए कहा कि अब जबकि आप किसी बैरूनी दबाव को मुस्तरद कर रहे हैं तो मैं अपना बयान वापस ले रहा हूं। आइए देखते हैं उन्होंने असल में क्या कहा था। The governor of Jammu and Kashmir did was what the only option left for him. And would we ever claim that we are farming the government? We always said that we needed governor's rule to continue. It was those parties which wanted to form an unethical alliance. And I must tell something very interesting here. It is these very same parties, PDP and NC, which have boycotted the local bodies elections last month because they had instructions from across the border. Now, they probably had fresh instructions from across the border to come together, form the government. Otherwise, BJP and other parties have managed to do well in the local body elections. Whatever might be the reasons, what they did prompted the governor to look into the whole issue and take this decision. उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मुतालबा किया कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के बीच अजीम इत्तेहाद से मुतालिक बयान पर राम माधव माफी मांगे। काबिल जिक्र बात है कि राम माधव ने अब अपने बयान को वापस लिया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली की तहलील के लिए गवर्नर ने अजीब व गरीब वजूहात बयान की हैं। उमर अब्दुल्ला ने मुतालबा किया कि गवर्नर अवाम को बताएं कि खरीद फरोख्त कौन कर रहा था। उन्होंने कहा कि एनसी जल्द से जल्द इंतखाबात की ख्वाहां थी। जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि आया उनकी पार्टी गवर्नर के इस फैसले पर कोई कानूनी कार्रवाई करेगी, तो उन्होंने कहा कि पीडीपी इस पर कोई कदम उठा सकती है। जमहूरियत में बहुत चीज़ों ने दखल दिया है, लेकिन पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूं कि फैक्स मशीन ने जो है जमहूरियत का कत्ल गला घोटा है। और ये अजीब सा फैक्स मशीन है। ये ऐसा फैक्स मशीन है जो कि इशारे पे ख़राब हो जाता है और फिर इशारे पे चलना शुरू हो जाता है। ये कैसा फैक्स मशीन है कि लेटर ऑफ क्लेम फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन वो फैक्स नहीं आता, लेकिन लेटर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली वो फैक्स जो है चला जाता है। तो इस फैक्स मशीन का भी एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये फैक्स मशीन आखिरकार एक यूनिक फैक्स मशीन हमारे हिस्ट्री में। अब चलिए, आज तो हम और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, हम थोड़ा सा इस पर मजाक कर रहे हैं, बट ये मजाक की बात है नहीं। अगर गवर्नर साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि एमएलएज वर बीइंग बॉट, मनी वॉज चेंजिंग हैंड्स, इसमें पता लगना चाहिए लोगों को कि ये एमएलए खरीदने का काम कौन कर रहा है। गवर्नर साहब के पास अगर ये रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए। बाकी जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैंने आपसे पहले ही कहा, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं थी, न हम इस हुकूमत में शामिल होने जा रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि इस रियासत को इस दलदल से हम निकालें, इस रियासत की जो खसूसी पोजीशन है उसको हम बचाएं। ये बात जानते हुए कि इस फैसले का पीडीपी को सपोर्ट करना शायद सियासी तौर सबसे ज़्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होना था। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने तंजीमों के खिलाफ उंगली उठाई और कहा कि ये पाकिस्तान के इशारों पे इन्होंने किया है। मैं चैलेंज करता हूं जनाब राम माधव साहब और उनके बाकी साथियों को जिन्होंने कल से ये बात की, सबूत लेके लोगों के सामने आए और दिखाएं कहां पे हम पाकिस्तान के इशारों पे चलते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं राम माधव साहब, आप मेरे उन साथियों के खिलाफ जो है एक मैं क्या बताऊं, उनकी सैक्रिफाइस को, उनकी कुर्बानियों को आप नज़रअंदाज कर लें। You are disrespecting the sacrifices of thousands of my colleagues. More of my workers have died in these 30 years than your workers have ever died. आप sacrifice हमसे पूछते हैं? आप मुझसे कहते हैं कि हमने क्या कुर्बानियां दी, इस मुल्क के खातिर हमने क्या किया, वो हम जानते हैं। अगर हिम्मत है राम माधव साहब, आप अपनी जो सबूत आपके पास है वो सबूत लेके लोगों की अदालत में आ जाइए। हम भी देखते हैं आप कहां पे खड़े हैं। ये बुजदली की सियासत आप मत करिए। बहुत देखा हमने आप जैसे लोग, शूट एंड स्कूट की सियासत। आप आते हो, इल्ज़ाम लगाते हो और पतली गली से खिसक जाते हो।
हिम्मत है सबूत लेके आइए, नहीं तो माफी मांगिए। प्लीज अंडरस्टैंड दैट लीगली वी डोंट हैव अ केस टू मेक because I don't have a document on which to claim that the governor ignored what we had to say. My conversation was with the PDP. It is for the PDP to decide whether it wants to take the legal recourse in this. You know, look, at the most it will be moral support. इंतखाबात के बिना और क्या और रास्ता क्या है? और तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम देखिए अब जिस अभी तो पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन के बाद थोड़ा सा वक्त तो चाहिए होगा तैयारी के लिए। अगर पार्लियामेंट से पहले नहीं तो कम से कम पार्लियामेंट के साथ इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि अगले 6 महीने के अंदर अंदर लोगों के पास एक नई हुकूमत हो। मैं तो कहता हूं बड़े अफसोस की बात है बड़े अफसोस की बात है, लेकिन क्योंकि फिर अगर ये दुरुस्त है कि गर्म पानी खाना वगैरह वो तैयार करने वाला कोई नहीं था, तो असेंबली डिसॉल्व करने का ऑर्डर किसने टाइप किया? और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भी इस रियासत का वज़ीर आला रहा हूँ, उन दिनों भी छुट्टियाँ रहीं, मेरा घर खाली नहीं हुआ, स्टाफ ने जो काम करना था किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजभवन में जो हमारे अफसर वहाँ बैठे हैं वो थोड़ा कमर कसें, और गवर्नर साहब वो इस न सिर्फ स्टेट के हेड हैं, वो गवर्नमेंट के हेड हैं। गवर्नर साहब को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन। सज्जाद साहब, सबसे पहले आपका न्यूज 18 में इस्तकबाल करते हैं। आपसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर की जानिब से असेंबली तहलील करने पर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस तो बरहमी का इजहार कर रहे हैं। आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं, और आपको नहीं लगता कि गवर्नर को असेंबली तहलील करने के बजाय एक अवामी हुकूमत कायम करने को तरजीह देनी चाहिए, जैसा कि आपने भी हुकूमत साजी का दावा किया था? जी बिल्कुल, मैं तो आपको ये बता दूं कि हमारे पास तो नंबर थे और हमने तय किया था क्लेम भी, लेकिन ये है कि अब उनने डिसीजन ले लिया। हमारे इश्यूज हो सकते हैं इस इशू से कि डिसएग्री करें, लेकिन हमने तो मान लिया। लेकिन शायद जो अपोजिट कैंप है उन्होंने नहीं मान लिया है, उनको गुस्सा ज्यादा है। हमें भी इश्यूज होंगे, गुस्सा नहीं है, तो वो कोर्ट बेस्ट है, वो कोर्ट में चले जाए, इसको रिवर्स करवा लें और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो, देखते हैं किसके पास कितने लोग हैं। सज्जाद साहब, आप पर पार्टियों को तोड़कर थर्ड फ्रंट बनाने का भी इल्जाम लग रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे, और अब इस थर्ड फ्रंट का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, में जो कुछ भी करने जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, लीगैलिटी, विद इन द एम्बिट ऑफ लीगैलिटी। मेरे पर कौन लगा रहा है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जिनने 87 में चोरी की, जिसकी वजह से गन आया, 1 लाख लोग आज तक गया, और इनको शर्म नहीं आ रही है? हमें डेमोक्रेसी पर ये डिक्टेशन दे रहे हैं। या इवन पीडीपी, ये 87 की चोरी में भी शामिल थे, 84 में एक जो हुआ वो भी इन्होंने ही किया है। तो आप इन इल्जामात को मुस्तरद कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर 1, मैं जो करने जा रहा था विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अपने गरेबान में नजर दें एक बार कि इनका पिछला क्या है, इनका पास, इनका माजी क्या है, इनकी बुनियाद क्या है, कि इलेक्शन चोरी कर करके इनको बनाया गया है। ये कौन से लोगों ने चुन के ले आए हैं? इनको तो एयर ड्रॉप किया गया है। जी सज्जाद साहब, बीजेपी के साथ भी आपकी काफी नजदीकियां हैं, क्या ये माना जा सकता है कि अगले चुनाव में आप बीजेपी के साथ लड़ेंगे चुनाव? जनाब, मेरी बात सुनिए, अगला चुनाव बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि ये दो जो हैं आज जो निकले हैं बीजेपी के खिलाफ, ये कहीं ना आके पहले वहां बैठ जाए। इन पर कोई भरोसा नहीं, वो आगे देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि गवर्नर आरएसएस और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से गवर्नर और मुल्क का अजीम इदारा भी सवालात के दायरे में आ गया है। मीर ने कहा कि अगर मरकजी सरकार और गवर्नर में दम है तो रियासत में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद करके दिखाएं। मीर ने कहा कि अगर बीजेपी जमहूरी जिन की बात करती है तो वो आज ही अपने वजीर आला के उम्मीदवार को नामजद करे। असेंबली को तहलील करने पर मीर ने कहा कि अगर गवर्नर के फैसले के खिलाफ पीडीपी अदालत का रुख करती है तो कांग्रेस इसकी हिमायत करेगी। मीर ने अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। गवर्नर साहब हिम्मत तो दिखा दे, अब वो भी तो उसको दिल्ली पूछना है ना।
वो तो उसको दिल्ली पूछना है। दिल्ली को अगर हिम्मत होती है, हम तो कह रहे हैं आज डिक्लेयर करो इलेक्शन। 13 दिसंबर आपका लास्ट फेज है ये पंचायतों का, 15 दिसंबर को एक फेज में करो असेंबली का। अगर हिम्मत है तो करो, मगर जब तक वो सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हथियार नहीं बनाएंगे, तो वो तो उनको देखना है ना। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा देश के सामने। अगर आपके पास कोई चैनल है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आपको ये देश के सामने प्रूव करना पड़ेगा, वरना आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। कि वरना ये आदत सा बन गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे देशभक्त, जो भारतीय जनता पार्टी के गलत उसूलों को साथ नहीं देता हो, जो उनकी पॉलिसीज को साथ नहीं देता हो, उसको आप बहुत आसानी से एंटी नेशनल और प्रो पाकिस्तानी नाम देंगे। ये किसने आपको हक दिया है? ये किसने आपको राइट दिया है? और दूसरा सवाल मेरे उन भाजपा वालों से, खासकर ये जो अपने आप को कहते हैं जम्मू और लद्दाख की बात करते हैं, अगर ये कंपोजिशन बनती, अगर वो अलाउ करता, इस कंपोजिशन में जम्मू से बराबर हिस्सेदारी थी, नुमाइंदे थे जो इसमें पार्टिसिपेट करते, लद्दाख से नुमाइंदे थे। मगर आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े ठेकेदारों, जम्मू के ठेकेदारों, मुझे बताओ, आपको 2014 में एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला जो आपके आकाओं ने कहा था। आपने कोई एक आदमी जम्मू से एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट यहां प्रपोज किया? किसी कंपोजिशन के लिए आपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रपोज किया? आप जो आप कहते हो कश्मीर सेंट्रिक, आप तो खुद 25 मेंबर लेकर उस वक्त कश्मीर सेंट्रिक ही पार्टी के सामने घुटने टेक दिए। भी ये जम्मू की बात करते हो। आज डिक्लेयर करो अपना फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, दिखाओ वहां से किस चेहरे को आप कर रहे हो, और फिर बना के दिखाओ। 6 महीने में चुनाव हो, 8 महीने में चुनाव हो, जब चुनाव हो, स्टैंड लो, आज बता मेरा ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, ये मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। पीडीपी उस पर मंथन कर रही है, लीगल ओपिनियन ले रही है। हमारा कंप्लीट सपोर्ट और समर्थन रहेगा। जहां पर भी हमारी जरूरत होगी वो हमारा उनके साथ रहेगा, इन केस वो चाहेंगे कि वो कोर्ट की ओर मूव कर सके। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग आज जम्मू में मुनक्किद हुई। मीटिंग में रियासत के मौजूदा सियासी हालात पर तबादुल ख्याल किया गया। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने गवर्नर की जानिब से असेंबली की तहलील के फैसले को दुरुस्त करार दिया। रैना ने कहा कि अगर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस मिलकर हुकूमत तश्कील देते तो ये जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ धोखा होता। उन्होंने पीडीपी और एनसी के साथ एक साथ होने पर हैरत का इजहार किया। रैना ने कहा कि इस इत्तेहाद की मास्टरमाइंड कांग्रेस थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के कहने पर ही तीनों एक साथ मिल गए थे। रविंद्र रैना ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ रियासत में चुनाव हो जाएं तो बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल गवर्नर साहब द्वारा लिए गए निर्णय की जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग किया। उन्होंने इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन्होंने एक साजिश के तौर पर एक षड्यंत्र किया। एक षड्यंत्र जो जम्मू के खिलाफ था, जम्मू संभाग की राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ था। यह षड्यंत्र लद्दाख क्षेत्र, लेह और करगिल के खिलाफ था। यह जम्मू और कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रवादी सोच के, नेशनलिस्ट और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास रखने वाले लोग, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। यह विफल हुआ है और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करके बहुत ही बढ़िया और राष्ट्र हित में कार्य किया है। जो नेता श्रीमान उमर अब्दुल्ला जब विधानसभा के अंदर और पीडीपी के नेता एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, वो अचानक कैसे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं, कैसे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और कैसे जानबूझ के जम्मू जो रीजन है और लद्दाख रीजन को इस सारे प्रक्रिया में अलग थलग करने की कोशिश की गई। जम्मू रीजन और लद्दाख की जनता की
पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और हमारी जनता का गला दबाने की कोशिश की गई। ये एक ही सूरत पर हुआ कि कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के इशारे पर ये लोग इकट्ठे हुए और इसकी खुफिया एजेंसियों ने भी जानकारी दी है कि इस गठबंधन को बनाने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, अलगाववादी नेताओं और यहां तक आतंकी संगठनों का भी इसमें रोल है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। यह अगर गठबंधन बनता तो यह ऐसा गठबंधन होता मानो हिजबुल, लश्कर और जैश वालों का गठबंधन। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने असेंबली की तहलील करने के फैसले की मजम्मत की है। तारिगामी ने कहा कि गवर्नर को कम अज कम उन्हें मौका देना चाहिए था जो हुकूमत साजी का दावा पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत में जमहूरी अक़दार के लिए ये एक बड़ा झटका है। तारिगामी ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस से अपील की है कि वो रियासत के अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तक़बिल में भी इसी तरह के इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। दिल्ली की सरकार से और ऑनरेबल गवर्नर साहब से क्या अगर डिसोल्यूशन ही एक रास्ता बचा था, फिर पिछले इतने महीने असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने की क्या जवाजियत थी। उन्होंने खुद माना है कि कई पार्टियों ने उनको ये भी मशवरा दिया, जैसा कि गवर्नर साहब ने कहा, कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। और हमें अंदेशा है इस बात का, ये फैसला क्यों लिया गया। शायद जो मरकज में पार्टी है इन पावर, बीजेपी, उनके पार्टी मफादात को ज़ख्म पहुंचता या वो पूरे नहीं होते। इस वजह से जो उनकी सोच है, उस सोच को देखते हुए कि जहां हम नहीं वहां कुछ भी नहीं, वहां कोई और नहीं। गवर्नर ने असेंबली को तहलील करके जमहूरियत का कत्ल किया है। अगर अजीम इत्तेहाद हो रहा था तो गवर्नर को इन पार्टियों को मौका फराहम करना चाहिए था ताकि रियासत में एक अवामी हुकूमत वजूद में आ जाती। इन बातों का इजहार अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रशीद ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल था, यह जमहूरियत और जमहूरी इदारों पर शब खून था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत का सीधे सीधे कत्ल हुआ है। और एक बार फिर दिल्ली ने साबित किया कि कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स की दिल्ली के आगे डेली वेजरों से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ वो शर्मनाक बात है। पहले गवर्नर साहब ने असेंबली को डिसॉल्व किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि बज़ाहिर तो कहने को एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने ग्रैंड अलायंस किया, लेकिन जैसे ही गवर्नर साहब ने असेंबली तोड़ी तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसका वेलकम किया। इसका मतलब ये सारा मैच फिक्सिंग था। पीडीपी का एजेंडा था कि उसके अपना जो मतलब रेवड़ है उसको संभाल के रखा जाए, और एनसी की मंशा ये थी कि किसी भी तरह से असेंबली को तोड़ा जाए। लिहाजा इन सब लोगों ने कश्मीरियों के साथ एक बार फिर धोखा किया। अपने अपने हकीर मफादात की तकमील के लिए कश्मीरियों को धोखा देने की खातिर पहले ग्रैंड अलायंस का नाटक किया, पीछे से बीजेपी के साथ, सेंटर के साथ मैच फिक्सिंग थी, और अब सारा कुछ सड़क पर आ चुका है। एक बार फिर हम यही कहेंगे कि जमहूरियत हार चुकी है और दिल्ली जीत चुकी है। वहीं डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर ने असेंबली तहलील करने के फैसले की तायीद करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम है। मीर ने कहा कि असेंबली तहलील करना कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और तमाम अवाम की जीत है। पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, सभी जमातों ने ये स्ट्रेस किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली शुड टेक प्लेस। अब सारी पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, उनकी असली मंशा जो है वो बराई। तो इस लिहाज से अब ये अच्छा ही हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली हो गया और नए सिरे से मैंडेट मिल जाएगा इस दूसरी असेंबली को, क्योंकि इस असेंबली का ऑलरेडी स्पिरिट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव खत्म हो चुका था, क्योंकि 3 बार इन 3 साल के दरमियान गवर्नर रूल्स लग गया। जाहिर सी बात है, जब 3 साल के उर्से में गवर्नर राज 3 बार लगा हो, उस असेंबली की एफिकेसी खत्म होती है।
तो मुझे लगता है कि जो ऐसा क्या रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली ये सब उनके हित में है, ये लोग भी यही चाहते हैं, सब भी पार्टियां भी यही चाहते थी, ऐसा ही हो गया। मसला सिर्फ इतना है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें मान के मैं चलता हूँ ये जीत पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और यहाँ के अवाम की है। बीजेपी जो करना चाहती थी उनको ऐसा करने नहीं दिया। गवर्नर हाउस की फैक्स मशीन कल से काफी सुर्खियों में है। इस मशीन की खराबी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कई सवालात खड़े किए हैं। महबूबा मुफ्ती सरकार बनाने के सिलसिले में गवर्नर को एक खत फैक्स करने में नाकाम रहने के बाद मशीन खराब होने की बातें सामने आ रही हैं। इस मामले पर सफाई देते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि कल एक मुतबरक और छुट्टी का दिन होने की वजह से उनका दफ्तर बंद था और इसीलिए फैक्स हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब ये पार्टियां बहानाबाजी कर रही हैं। फैक्स कोई इश्यू नहीं है। मैं कल ईद का दिन था, वो दोनों लोग डिवोट मुस्लिम हैं, उन्हें जानना चाहिए ईद के दिन दफ्तर बंद रहते हैं। मेरे कल रसोईया भी नहीं था। फैक्स चलाने वाले की तो अलग बात भूल जाइए, कोई सिस्टम नहीं था। वो सुबह आदमी भेज सकते थे और कल के अलावा कल से पहला दिन भी तो था, क्यों नहीं होना? अब ये बहानेबाजी की बात। कल का दिन मैंने इसलिए चुना कि कल का दिन मुबारक दिन था, ईद थी, मैंने कल का दिन चुन लिया। और अब पेश है आज का बेसाख्ता। प्यारी सुंदर सी वादियों में सियासतों की जो आंधियां हैं, प्यारी सुंदर सी वादियों में सियासतों की जो आंधियां हैं, इसी में उलझे दिमाग सारे, इसी में उलझी सी बाजियां हैं, इसी में उलझे दिमाग सारे, इसी में उलझी सी बाजियां हैं। यहीं पे दुश्मन भी दोस्त बनकर नए सियासी करें इशारे, यहीं पे दुश्मन भी दोस्त बनकर नए सियासी करें इशारे। अजब सियासी कहानियां हैं, गजब अवामी उदासियां हैं। अजब सियासी कहानियां हैं, गजब अवामी उदासियां हैं। प्यारी सुंदर सी वादियों में सियासतों की जो आंधियां हैं, इसी में उलझे दिमाग सारे, इसी में उलझी सी बाजियां हैं। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज हड़ताल रही। सीनियर अलहदगी पसंद लीडर मीर हफीजुल्लाह की हलाकत के खिलाफ अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप ने हड़ताल की कॉल दी थी। श्रीनगर समेत कई अहम मकामात पर दुकानें, तालीमी इदारे और दीगर तिजारती मराकिज बंद रहे। कई इलाकों में सड़कें सुनसान रही, ताहम बास मकामात पर सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी रही। अमन जब्त की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हसास इलाकों में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। वहीं तहरीक हुर्रियत के जिला सदर अनंतनाग मीर हफीजुल्लाह की हलाकत के खिलाफ आज अनंतनाग जिला में हड़ताल रही। उनके आबाई इलाके बदोड़ा अच्छाबल में भी तमाम तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। बानीहाल बारामूला रेल खिदमात को भी एहतियाती तौर पर बंद किया गया था। अमन व कानून की सूरत हाल को बहाल रखने की गर्ज से हसास मकामात पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। मुसल्लह अफराद ने आज सुबह स्कॉस्ट खुड़वनी कुलगाम में वाक़िया फौजी कैंप पर फायरिंग की। उसके बाद फौज ने जवाबी फायरिंग की। गोलियों का तबादला कुछ देर तक जारी रहा। पुलिस ज़राए के मुताबिक क्रॉस फायरिंग के नतीजे में 14 साला मुस्कान नामी लड़की जख्मी हो गई। उसको फौरी तौर पर जख्मी हालत में जिला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया, ताहम बाद में उसे श्रीनगर के सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। फोर्सेज ने इलाके में दिन भर तलाशी मुहिम चलाई।